Dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो अगर हम साई की बात करते हैं, in classical mechanics we define amplitude as the maximum displacement from the position of equilibrium, and in quantum mechanics the maximum displacement in either direction, positive as well as negative, is referred to as wave function. Wave function for a free particle is sine wave. यानी जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो ये हमारी वेव है और एम्पलीट्यूड जो हमारा है, इट विल बी फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द मैक्सिमम पोजीशन, यानी कि क्रस्ट जो हमारा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम साई की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन का मतलब, जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, तो वी टॉक ऑफ दिस एम्पलीट्यूड in either direction, positive as well as negative. हम मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रस्ट तक की बात करेंगे और नीचे यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रफ की बात करेंगे। और जो ये हमारी वेव फंक्शन है, ये एक साइन वेव है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो जो हमारा साई है, इसकी वैल्यू हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये बिहेवियर हमें डिस्क्राइब करना चाहिए एक पार्टिकल का थ्रू आउट अ रीजन अक्रॉस ऑल पोटेंशियल्स। तो वो चीज करने के लिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ ब्रेक। अगर किसी जगह ब्रेक होगी तो उस जगह ये हमें उस पार्टिकल का बिहेवियर नहीं बता सकता। सो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस in order to describe the behavior of particles across all potentials. So जो ये हमारा साई है, इसकी एक और खासियत होनी चाहिए, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, क्योंकि इसी से हम इसके स्क्वायर से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और प्रोबेबिलिटी का सिंगल वैल्यूड होना बहुत जरूरी है। और प्रोबेबिलिटी तभी सिंगल वैल्यूड होएगी जब हमारा साई जो है ये सिंगल वैल्यूड। जो हमारा साई है, ये रिप्रेजेंट करता है इस इलेक्ट्रॉन की एम्पलीट्यूड को, डेफिनेटली इन द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव डायरेक्शन। और ये इस वेव की या इलेक्ट्रॉन वेव की हमें इसकी वेरिएशंस हमें दिखाता है, राइट? ये रिप्रेजेंट करता है इसके वेरिएशंस को। अब हम इस साई को कैसे पता कर सकते हैं, ये साई किसके बराबर होता है? ये साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये किस सूरत हाल में होता है, कैसा होता है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन? दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आई, जहां पे a रियल नंबर है, b रियल नंबर है और i एक इमेजिनरी नंबर है। चूंकि ये आयता इमेजिनरी है, इस क्वांटिटी, इस साई की एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और इस इमेजिनरी नंबर की वजह से इसकी कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है, राइट? इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। ये हमें जो साई है, ये हमें एक पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। हम बात करते हैं साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और टी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा साई है, इस ये एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, एंड एट टाइम टी, यानी कि जहां ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी या जहां इसका टाइम चेंज हो जाएगा, तो ये साई की वैल्यू भी बदल जाएगी। साई की वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन पोजीशन एज वेल एज टाइम। तो wave function of psi gives us the physical description for the shape of the wave, या we may say it gives us the mathematical shape of the wave. चूंकि ये psi जो है ये फंक्शन ऑफ x है, जैसा कि मैंने कहा ये पोजीशन का फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी विद द चेंज इन x, और अगेन इज अ फंक्शन ऑफ p,
सो इसकी वैल्यू बदल जाएगी विद द चेंज। ये साई हमें हासिल करने में मदद की अर्विन श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दी, मैथमेटिकल शेप दी और वेव फंक्शन के लिए हमें एक एक्सप्रेशन दिया। तो इस एक्सप्रेशन से हम वेव फंक्शन यानी कि साई की वैल्यू को पता कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में हमारा साई वेव फंक्शन है, x पोजीशन है, m is the mass of the electron, E energy, V potential difference, h bar is equal to h by 2 pi, where h is the Planck's constant. तो श्रोडिंगर ने कोशिश की इसको इंटरप्रेट करने की, but he couldn't. He tried to interpret it in terms of electron density. इसने कहा कि जिस तरह से हम वाटर वेव की बात करते हैं कि वाटर वेव, वाटर पार्टिकल्स ऊपर और नीचे जाते हैं, इसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी चार्ज जो होती है स्मज टाइप होती है, स्मज टाइप, ये ऊपर और नीचे ये चार्ज जाती है। कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, बट इट डिडंट वर्क वेरी वेल। तो ये इंटरप्रिटेशन उसकी श्रोडिंगर की फेल कर गई। उसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऑल्दो इसको हम साई से ही मिलता है हमें, जब तक हमें साई की वैल्यू पता नहीं हम ये साई स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो ये जो हमारा साई स्क्वायर है, ये इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है, ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देता है। Magnitude of the psi square has the physical meaning as it determines the probability density of the particle. और probability density क्या है? It is the probability per unit length of finding the particle at a time t and position x. एक unit length में हमें probability क्या है एक particle के होने की, और ये किस पे डिपेंड करेगा? As already mentioned, it will depend on x and t. ठीक? क्योंकि psi is a function of x and t. So the probability of any point must be a real quantity. Probability imaginary हो ही नहीं सकती। जब हम when we use the word probability, जब हम probability बात करते हैं, तो it has to be a real quantity. It is possible to identify a region of space around the nucleus where there is a high probability of finding an electron associated with a certain energy. This space is an atomic orbital. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी केमिस्ट्री के जब लेसन्स देखते हैं, तो वी टॉक अबाउट ऑर्बिटल ऑन एंड ऑफ, एंड व्हाट इज दिस ऑर्बिटल? Orbital is the region of space where the probability of finding the electron is maximum. So probability is a quantity that is real. Probability is a quantity that can be measured. तो ये हमें कैसे मिलती है? ये साई स्क्वायर से मिलती है, और वो कैसे मिलता है? We multiply this psi by its complex conjugate यानी कि psi star. तो ये psi का complex conjugate हमें कैसे मिलता है? psi मैंने आपको बताया इट्स इक्वल टू a प्लस आयटा b, ये x y z कोऑर्डिनेट्स है, t टाइम है। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमें मिल जाएगा सिंपली बाय चेंजिंग द साइन ऑफ दिस आयटा। ये i की जगह माइनस i हो जाएगा और ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट साई और साई स्टार, राइट, इससे हमें मिल जाती है प्रोबेबिलिटी। एंड इस प्रोजेक्ट में हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, दैट इज व्हाई दिस साई स्क्वायर इज रियल, इट इज मेजरेबल, इट हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर हमें एक वॉल्यूम dv में प्रोबेबिलिटी देखनी होगी एक इलेक्ट्रॉन के होने की, तो व्हाट वी विल जस्ट से psi into psi star dv या psi square dv। dv की जगह हम लिख सकते हैं dx, dy, dz। these are the three coordinates। वॉल्यूम के बजाय हम इन 3 कोऑर्डिनेट्स की भी बात कर सकते हैं। और जब हम पूरी स्पेस की बात करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ साई इंटू साई स्टार है, दैट्स इक्वल टू 1, राइट, बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस में जब हमें 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है, उसमें पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी के होनी 1 है, क्योंकि जब हमें पता है एक पर्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल है, तो इस स्पेस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो ही सकती है बिटवीन 0 एंड 1। तो जब हम फुल स्पेस लेंगे, बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स लेंगे, तो जैसे हमारे पास हमें ये देखना है कि
ये एक वॉल है, ये हमारे पास दूसरी वॉल है, इसमें एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी इन दिस एंटायर स्पेस? इट इज डेफिनेटली 1। in a particular in a particular space, like अगर हम देखेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, if we see it from this point to this point, तो we have to find it out by the mathematical operations। लेकिन जब हम full space की बात करेंगे तो पार्टिकल को कहाँ होना है? पार्टिकल को तो इसी स्पेस में ही होना है। दैट इज वाई वी से इस वॉल्यूम में इसके पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1। इसकी इंटरप्रिटेशन जो दी, ये दी मैक्स बोर्न ने इन 1926। उसने हमें क्या बोला? ही सेड कि आप साई की वैल्यू निकालिए और इस साई की वैल्यू से आप साई स्क्वायर, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर ले लीजिए, साई इंटू साई स्टार ले लीजिए, इससे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी। और हमें एक खास ख्याल रखना है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जानने के लिए, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट से एक पार्टिकल के कहीं होने को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, हमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को प्लॉट करके ही हमें प्रोबेबिलिटी का ग्राफ मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी का पैटर्न मिल जाएगा कि किसी जगह किसी पार्टिकल के होने के chances या probabilities कितनी है। So what we do, we basically find the relative frequency of electrons at particular points in space। तो इस ग्राफ से मैं सबसे पहले आपको इस साई और साई स्क्वायर में डिफरेंस बताना चाहूंगी। आपको पता है कि ये जो आपका साई है, जैसे ये यू सी कि यहाँ पे तो साई और साई स्क्वायर में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे साई स्क्वायर में साई में नेगेटिव भी है, साइन वेव है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव पोर्शन भी होगा इसमें, लेकिन जो आपका साई स्क्वायर है या आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें आप क्या करते हो? आप इस साई का स्क्वायर लेते हो। जब आप नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर लेते हो, व्हाट हैपेंस? यू गेट अ पॉजिटिव पोर्शन, राइट? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। सो यू डोंट फाइंड एनी नेगेटिव पोर्शन इन दिस साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी में हम नेगेटिव की बात नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इज एन एब्सर्ड कॉन्सेप्ट, राइट? यानी कि इस फिगर से हमें ये पता चला दो साई मे बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। साई स्क्वायर जो आपका है इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। देखिए, अब अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे, हियर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड हियर इट इज 0। और इन्हीं रीजन्स को जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इन्हीं रीजन्स को फिर हम नोड्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल बिटवीन दिस ए एंड बी पॉइंट्स, इस एरिया में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस साई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी। व्हाट वी विल डू, हम इस प्रोबेबिलिटी का इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स। किन लिमिट्स के बीच? कहाँ पे देखना है हमें? बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी, क्योंकि हम इसी रीजन में देखना चाह रहे हैं, राइट? तो ये जो हमारा है, ये dx जो हमारा है, इट इज द स्मॉल एरिया, इट इज नॉट वॉल्यूम, बेसिकली इट इज एरिया। सो दिस इज आवर एरिया। तो इस एरिया में, तो जब हम एंटायर एरिया की बात करेंगे तो डेफिनेटली we will integrate it between minus infinity to plus infinity, and we will find out the value of this psi square, and the particle has to be present in that entire area, and it has to be equal to 1। अब हम यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम की। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल हम एक रूम में हैं और हमें देखना है इस रूम में एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो व्हाट वी विल डू, हम इस रूम के एक छोटा सा एरिया लेंगे, फिर उस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे। लेट अस टेक अ स्मॉल क्यूबॉइड, एक छोटा सा डब्बा ले लेंगे इस रूम में से। तो इसकी लेंथ जो है L, ब्रेड्थ H और ब्रेड्थ B और हाइट H। What we will have to do for the 3-dimensional motion, क्या करेंगे हम? Probability of finding the particle in a cuboid of sides L, B and H क्या है? psi RT होल स्क्वायर, यानी कि psi का
कि एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, वेव फंक्शन के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर इनटू डी टाउ। यहाँ r क्यों है? अभी तक तो मैंने xt लिखा था। r इसलिए है क्योंकि मैं 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रही हूँ इस टाइम। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोऑर्डिनेट x, y और z, रादर आई एम टॉकिंग ऑफ 3 डायमेंशनल पॉइंट। तो दैट इज वाई हमें r लेना पड़ेगा, जहाँ x, y, z तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो हमारा इसका हमें इसको इंटीग्रेट करना है, स्मॉल वॉल्यूम को करना है हमें, किसके बीच? लेंथ को 0 से l, 0 से b और 0 से h, राइट? ये हमारा जो डी टाउ है, इट इज आवर स्मॉल वॉल्यूम। तो अगर आप इसको देखें, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? बेसिकली प्रोबेबिलिटी is dimensionless, right? It's a number. It has to lie between 0 and 1. चूंकि हमारे डी टाउ का यहाँ पे ये हमारा वॉल्यूम है, सो डेफिनेटली इट विल हैव द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो ये कैसे डायमेंशनलेस बन जाएगा? हमें जो ये अदर देन दिस डी टाउ, जो हमारा बाकी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो हमारा है, दिस वन, इसका यूनिट हमारा वॉल्यूम इनवर्स होना चाहिए। Only then it will become it will become dimensionless. इसी चीज को हम कहते हैं कि जो हमारा probability जो हमारी है, that's the dimensionless one. Hope you understood. Thank you so much. If you like this video, please like, subscribe and share.